डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए ऑनर्स हिंदी कहानियां, जिसका कोड है HND MJ 101 की इकाई 1 साहित्य की अवधारणा का भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। भाग 1 में हमने उद्देश्य पर बातचीत की थी, प्रस्तावना पर बातचीत की थी, परिभाषा पर बातचीत की थी और भाग 2 में साहित्य की परिभाषा पर बातचीत किए थे और भाग 2 में साहित्य का जो प्रयोजन है उस पर बातचीत करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, भाग 2 में साहित्य के प्रयोजन को पढ़ाने से पूर्व मैं भाग 1 के जो प्रस्तावना, साहित्य शब्द का अर्थ और जो परिभाषा है उसको संक्षिप्त रूप में आपको बता देता हूं, ताकि आपको जोड़ने में, कनेक्ट होने में दिक्कत ना हो। साहित्य की अवधारणा में हमने प्रस्तावना पर बातचीत की थी कि सामान्य भाषा में कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि को हम साहित्य कहते हैं, जो सही भी है, यह गलत नहीं है। अगर किसी से पूछा जाए कि आप साहित्य के बारे में क्या जानते हैं, तो वह कहेगा या आप कहेंगे कि साहित्य के अंतर्गत हिंदी कहानियां, उपन्यास, नाटक, निबंध आता है, तो वह गलत नहीं होगा। लेकिन जब वह समग्र रूप की बात करेगा तो यह अपने आप में पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण व्याख्या होगी। तो पूर्ण व्याख्या क्या है? पूर्ण व्याख्या यह है कि व्युत्पत्ति मूलक अर्थ को जाना जाए, व्यापक अर्थ को जाना जाए और रूढ़ अर्थ को भी जाना जाए। व्युत्पत्ति मूलक अर्थ में आपने जाना था कि साहित्य संस्कृत भाषा से निकला है, संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है सहित शब्द में भाव अर्थ में यत प्रत्यय लगने से साहित्य शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सहितस्य भावम, अर्थात जिसमें शब्द और अर्थ दोनों एक साथ हों, वह साहित्य का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ होगा। व्यापक अर्थ, व्यापक अर्थ में आपने पढ़ा था कि कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, जो साहित्य की गद्य और गद्येतर विधाएं हैं, जो पद्य विधाएं हैं, उसके अतिरिक्त गणित, विज्ञान, दर्शन, पत्रकारिता आदि में जो शब्द प्रयोग होता है उसे भी हम साहित्य का व्यापक अर्थ में ले सकते हैं। वह भी साहित्य के व्यापक अर्थ में आएगा, उससे बाहर नहीं है। कोई विद्यार्थी, कोई शोधार्थी अपनी थीसिस लिख रहा है, वह साहित्य का एक भाग है, व्यापक अर्थ के अंतर्गत आएगा। इसकी विस्तृत व्याख्या मैंने भाग 1 में प्रस्तुत की है, यहां पे बस संक्षिप्त रूप में मैं उसको बता रहा हूं। व्यापक अर्थ के बाद साहित्य का रूढ़ अर्थ क्या है? रूढ़ अर्थ है कि जब कोई केवल कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध तक ही साहित्य को सीमित कर दिया जाए, उसकी सीमा तय कर दी जाए, तो वह रूढ़ शब्द हो जाएगा, वह रूढ़ अर्थ हो जाएगा साहित्य का, जिसका उदाहरण भी मैंने दिया था, लेकिन यहां उदाहरण पे बात करने का समय नहीं है। आप भाग 1 में इसको देख लीजिएगा।
साहित्य की परिभाषा पे हमने बात की थी कि संस्कृत साहित्य में क्या परिभाषाएं दी गई हैं, पाश्चात्य साहित्य में क्या परिभाषाएं दी गई हैं, और हिंदी की परंपरा में हिंदी साहित्य की क्या परिभाषा दी गई है। संस्कृत में शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है, काव्य अलंकार में भामा कहते हैं। संस्कृत परंपरा के में शब्द और अर्थ की ही पर ही जोर दिया गया है कि शब्द है और उसका निश्चित अर्थ है, वह साहित्य है। इसी बात को पाश्चात्य परंपरा में भी कहा गया है कि काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति की अनुकृति है। पहले अनुभव किए गए प्रबल मनोवेगों का शांत क्षणों में सहज प्रवाह ही कविता है। यह पाश्चात्य परंपरा में जो परिभाषा दी गई है कि कोई घटना घटी है, कुछ दृश्य आपने देखे हैं, वह दृश्य हो सकता है दुख का हो सकता है खुशी का हो। खुशी का होगा तो आप उसमें प्रसन्नता पर लिखेंगे, दुख का होगा वह आपके हृदय को द्रवित करेगा, तो द्रवित हृदय में कविता निकलेगी। यह पाश्चात्य परंपरा की साहित्य की परिभाषा है। और हिंदी की परंपरा में साहित्य की परिभाषा है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। इस पे मैं पहले भाग में बहुत विस्तृत पढ़ा चुका हूं, तो यहाँ पे बस मैं, चूंकि दूसरे भाग में आप पढ़ेंगे तो पहले भाग को थोड़ा सा जान लीजिए, बस इसलिए मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूं। अब बात करते हैं इकाई 1 साहित्य की अवधारणा के भाग 2 में 1.4 साहित्य का प्रयोजन। विद्यार्थी मित्रों, प्रयोजन से आप क्या समझते हैं? प्रयोजन क्या है? प्रयोजन का अर्थ है कि लाभ क्या होगा, साहित्य करने से क्या कोई लाभ होगा। पहले के साहित्य लिखने वालों को इस बात की उम्मीद है कि साहित्य के निर्माण से उन्हें लाभ होगा। जैसे कि काव्य के 6 प्रयोजन बताए गए हैं। काव्यम यशस्य अर्थकृते व्यवहार विदे शिवतेर छतये सदः पर निर्वर्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। अर्थात यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, सांसारिक व्यवहार ज्ञान, अमंगल का नाश, रसानंद की प्राप्ति और हृदय ग्राही उपदेश प्राप्ति। इसमें जो उपरोक्त 3 है, यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति और सांसारिक व्यवहार ज्ञान, यह तो संस्कृत साहित्य के साथ साथ हिंदी साहित्य में भी मिलता है। लेकिन अमंगल का नाश, रसानंद की प्राप्ति और हृदय ग्राही उपदेश प्राप्ति जो है, यह हिंदी साहित्य में नहीं मिलता है, यह संस्कृत साहित्य में है। संस्कृत स्तोत्रों को ध्यान में रखते हुए कहा गया था। ऐसी किंवदंती है कि मयूर कवि ने सूर्य शतक की रचना कर कुष्ठ से मुक्ति पाई थी। आज भी धार्मिक मान्यताओं में अमुक अमुक स्तोत्रों के पाठ से आए हुए संकट को टालने का उपाय करते लोग मिल जाएंगे। लेकिन आधुनिक साहित्य पर यह प्रयोजन इसी तरह से लागू नहीं होता। परंतु यह सच है कि रचनाकार अपने मन में दबी हुई परेशान करने वाली प्रवृत्तियों का विरेचन से तात्पर्य यह चिकित्सा शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है, जिसका अर्थ है दबा दबाकर घाव में अंदर भरे हुए मवाद को धीरे धीरे बाहर निकालना। पाश्चात्य काव्य शास्त्री अरस्तु ने इस शब्द का इस्तेमाल चित्त वृत्तियों को साहित्य के जरिए बाहर निकालने के अर्थ में किया था। अगर यह चिकित्सा शास्त्र में विरेचन शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसका अर्थ होगा कि कोई घाव है जिसमें
मवाद है तो उसको दबा दबा के बाहर निकालना। लेकिन जब यही विरेचन शब्द साहित्य के लिए प्रयोग किया जाएगा तो उसका मतलब होगा कि चित्त वृत्तियां जो हैं उनको शांत करना और उनमें जो बुरे विचार हैं उनका विरेचन करना, यानी उन्हें बाहर निकालना। प्रवृत्तियों का विरेचन कर सकता है। इसी तरह मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति यदि श्रेष्ठ साहित्य को पढ़ता गुनता है तो यह एक हद तक अपनी मानसिक परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि किताबों से अच्छा मित्र कोई नहीं है। जो किताबों को अपना मित्र बना ले वह निश्चित रूप से सारे कष्टों से, सारे दुखों से मुक्ति पा सकता है। खैर, यहाँ यह गौरतलब है कि संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रयोजन शास्त्री अधिक और व्यवहारिक कम दिखलाई पड़ते हैं। संस्कृत साहित्य राजन्य वर्ग की भावनाओं और प्रवृत्तियों को तुष्ट करता हुआ ही दिखलाई पड़ता है और उसका प्रधान उद्देश्य मनोरंजन है। हिंदी साहित्य के रीति काल में भी यही प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। 19वीं सदी में आधुनिक काल के आरंभ के साथ ही हिंदी साहित्य ने करवट ली और वह बृहत्तर समाज की तरफ अधिक उन्मुख हो गया। बदली हुई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों और सबसे बहुमूल्य छापाखाना आने से साहित्य की उपलब्धता पर पड़े असर ने साहित्य के उद्देश्य को परिवर्तित करने में आधारभूत भूमिका निभाई। साहित्य की पहली उपलब्धता सब तक नहीं थी, जन जन तक नहीं थी। कुछ बड़े लोग थे जो पढ़ते थे, लिखते थे, उन्हीं तक सीमित था साहित्य। लेकिन छापाखाना आ जाने से, पुस्तकों की छपाई होने से यह जन जन तक पहुंचने लगा। पहले साहित्य केवल उच्च वर्ग के लिए उपलब्ध था, इसलिए उनको ही समर्पित था। लेकिन जब बड़ी संख्या में छपी हुई किताबें जन जन तक पहुंचने लगी, तब साहित्य अपने उन पाठकों के लिए भी समर्पित हो गया। अंग्रेजों के साथ पश्चिम का साहित्य भी खूब आया और पश्चिमी विचारधारा से परिचय प्रगाढ़ हुआ, जिसने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिंदी लेखकों, चिंतकों पर खासा असर डाला। पश्चिम के साहित्य शास्त्र का इतिहास एक के बाद दूसरे काव्य सिद्धांतों और साहित्यिक वादों का इतिहास है। 18वीं सदी से 20वीं सदी के बीच पश्चिम में अनेक वाद प्रचलन में आए। शास्त्रवाद, स्वच्छंदतावाद, कलावाद, नीतिवाद, सौष्ठववाद, मनोविज्ञानवाद, मार्क्सवाद आदि। वाद को मैं यहां थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा विद्यार्थी मित्रों। वाद का अर्थ होता है कि जब किसी बात पर कुछ लोगों का मत एक हो जाए तो उसे हम वाद कहते हैं। जैसे मनोविज्ञानवाद, यह किसी एक का वाद नहीं है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का जो वाद है, जो उन्होंने खोजा है, जो जाना है, वह मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, इसीलिए उसको मनोविज्ञानवाद कहते हैं। इसी तरह से सौष्ठववाद है, कलावाद है, नीतिवाद और मार्क्सवाद। इन सभी विचारधाराओं ने अपने अपने तरीके से साहित्य के उद्देश्य बताए हैं। ऊपरी तौर पर शब्दों के फेर से अनेकविध प्रतीत होने वाले इन उद्देश्यों का समाहार अंततोगत्वा मुख्य धाराओं के रूप में किया जा सकता है। पहला, कला कला के लिए। दूसरा, कला जीवन के लिए। कला कला के लिए यह तात्पर्य है कि जो कला है वह केवल कला के लिए है। लेकिन दूसरा, कला जो है वह जीवन भी उसमें शामिल है। आधुनिक हिंदी साहित्य चिंतन में प्रयोजन के स्थान पर उद्देश्य शब्द का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। आधुनिक हिंदी के सभी लेखकों, विचारकों ने
साहित्य के उद्देश्य पर सूक्ष्मता से विचार कर स्पष्टता रखने का प्रयत्न किया है और उसे बृहत्तर समाज के कल्याण से जोड़ा है। हालांकि इसका आरंभ तुलसीदास से ही हो जाता है, जब श्री रामचरितमानस में वो कहते हैं, किरति भनति भूति भली सोई, सुर सरि सम सबकर हित होई। अर्थात कीर्ति यानी कविता, साहित्य और संपत्ति वही अच्छी है जिससे उसी तरह सबका हित हो जैसे गंगा से होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल को साहित्य का उद्देश्य घोषित किया। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए। बाबू गुलाब राय ने साहित्य को समाज का हित संपादन करने वाला माना है, तो वहीं अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध ने लोक हृदय में विद्यमान तम पुंज का नाश यानी ज्ञान प्रचार को साहित्य का प्रयोजन मानते हैं। सन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुए प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में मुंशी प्रेमचंद का अध्यक्षीय भाषण साहित्य की आधुनिक अवधारणा, परिभाषा और प्रयोजन को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, अब साहित्य केवल मन बहलाव की चीज नहीं है, मनोरंजन के सिवा उसका और भी कुछ उद्देश्य है। अब यह केवल नायक नायिका के संयोग वियोग की कहानी नहीं सुनाता, अपितु जीवन की समस्याओं पर भी विचार करता है और उन्हें हल करता है। अब यह स्फूर्ति या प्रेरणा के लिए अद्भुत आश्चर्यजनक घटनाएं नहीं ढूंढता और न अनुप्रास का अन्वेषण करता है, सकतु उसे उन प्रश्नों से दिलचस्पी है जिनसे समाज या व्यक्ति प्रभावित होते हैं। यानी अब यह आधुनिक साहित्य आम आदमी के अधिक करीब का हो गया है। उसमें आम आदमी के जीवन के जो दुख हैं, जो विषाद हैं, जो मजबूरियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उन पर ज्यादा जोर दिया गया है, जिसकी बात यहां प्रेमचंद कह रहे हैं। 20वीं सदी के पहले हिंदी साहित्य का उद्देश्य भले ही मनोरंजन, स्तुति या वर्ग विशेष की भाव तुष्टि रहा हो, 20वीं सदी के आरंभ बल्कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध भारतेंदु युग से ही विकसित हो रहे आधुनिक हिंदी साहित्य का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन, उनकी समस्याओं, उनके हर्षोल्लास, उनकी परंपराओं, उनकी रूढ़ियों का चित्रण करना और जीवन परिस्थितियों में अधिक कल्याणमय गुणात्मक परिवर्तन की प्रेरणा पैदा करना हो गया था। जैसा कि मित्रों मैंने पहले ही बताया, साहित्य का प्रयोजन को हम लाभ के रूप में समझते हैं कि उससे लाभ क्या होगा। प्रयोजन को संस्कृत में काव्य रचना से होने वाले लाभ को बताता है। प्रयोजन को केवल प्रयोजन शब्द की अगर हम बात करें तो यह काव्य रचना से होने वाले लाभ को बताता है। लेकिन यह प्रयोजन हिंदी साहित्य आधुनिक काल में आते आते उद्देश्य पर आ गया कि हिंदी साहित्य के निर्माण का उद्देश्य क्या है। तो मित्रों, उद्देश्य यही है कि केवल मनोरंजन इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ उसमें मर्म भी होना चाहिए, और वह मर्म किसी एक का नहीं, इस धरती पर, इस धरा पर जिसका भी, जहां भी, जो भी दुख है, कष्ट है, अगर उस पर बात हो रही है तो यह साहित्य का प्रयोजन है। यही आधुनिक हिंदी साहित्य का उद्देश्य भी है। मित्रों, यह इकाई 1 साहित्य की अवधारणा यहां समाप्त होती है।
मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं कुछ समझा पाया होऊंगा। अगली इकाई ले आने तक मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। स्वाध्यायः